नमस्कार। प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज हम कुछ अलग हटके बात करते हैं। माहौल तो चुनावी चल रहा है, लेकिन हम कुछ उससे हट के बात करते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसका कहीं न कहीं चुनाव से भी मतलब है। आज का विषय है राजनीति में अपराधीकरण। एक समय था जब हमारी देश का संविधान लागू हुआ और लोकतंत्र का कार्यकाल शुरू हुआ, तो उन शुरुआती दिनों में काफ़ी समय तक ऐसा देखने में आया, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग, मंत्री, नेतागण जो बड़े बड़े पदों पे आसीन थे, कि यह प्रकरण कभी उनके विभाग में कहीं कुछ गड़बड़ी या कुछ हादसा हो जाता था तो अक्सर देखने में आता था कि वो लोग नैतिकता का तगाजा रखकर अपने पदों से खुद ब खुद त्याग पत्र दे देते थे। अब ऐसी चीज कुछ देखने में आती नहीं है। अब तो कहा जाए कि वक्त ही बदल गया है और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। कोई अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं करता। आइए तो हम आज वर्तमान में जिस परिवेश में चल रहे हैं, 2021 का साल पूरा होने वाला है और 22 लगते ही 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि चुनाव में राजनीतिक दलों में ये राजनीतिक अपराधीकरण का क्या है। आइए हम आपको ब्यौरेवार कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहते हैं। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के संदर्भ में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में महत्वपूर्ण कुछ निर्णय दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि जो उम्मीदवार चुनाव में आते हैं उनके आपराधिक इतिहास की जानकारी स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के जो भी प्रमुख समाचार पत्र हैं वो विस्तृत रूप से उसको प्रकाशित करें। इस मामले में अब हम देख रहे हैं कि वर्तमान में भारतीय समाचार पत्र भी गंभीर नहीं है, साथ ही राजनीतिक दल भी दिशा निर्देशों के पालन में असफल हैं। अगर इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं होता है तो इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। आज के भारतीय राजनीति की विडंबना है कि राजनीतिक दलों के बीच इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि उनके सांसद सदस्यों की बाहुबली शक्तियां ज्यादा हों। इसका मूल कारण है चुनाव में अकूत धन बल की आवश्यकता। एक आंकड़े मैं आपको बताता हूं। 2004 में संसद के सदस्यों में 24% सदस्यों के खिलाफ मामले, आपराधिक मामले लंबित थे और वर्तमान में 2019 में एक आंकड़ा आया था कि यह आंकड़ा 43% तक पहुंच गया। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाला देश है। वर्तमान में भारतीय राजनीति में ऐसे सांसदों और विधायकों की भरमार है जिनके ऊपर कोर्ट में डकैती, अपहरण, बलात्कार और हत्या जैसे संगीन जुर्म पर केस चल रहा है। सर्वप्रथम हम भारतीय जनमानस को सोचना होगा कि इन कम पढ़े लिखे या अज्ञानी अपराधियों में इतना आत्मविश्वास
कहां से आया। 1980 के दशक तक ऐसे सांसदों की संख्या नगण्य, यानी कह सकते हैं कि ना के बराबर थी। आगे के सालों में चुनाव लड़ने वाले नेता इन माफिया गुंडों का सहयोग लेकर मतदान के समय इस्तेमाल करने लगे। पहले लाठी और हथियार के बल पर बूथ कब्जा करना, ऐसे लोग स्थानीय नेताओं का, राजनीतिक दलों का चुनाव जितवाते थे। आगे चलकर स्थिति एकदम बदल गई। इन बाहुबलियों के सोच में भी परिवर्तन आया। वे सोचने लगे जब उनके बल पर दूसरे चुनाव जीत सकते हैं तो खुद भी वे चुनाव क्यों नहीं लड़ते। यह प्रयोग शुरू हुआ तो राजनीतिक पार्टियां भी इन बाहुबली लोगों को अपने पार्टी में शामिल करने लगी। 1997 में संसद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम लगाई जाए, परंतु इसे राजनीतिक पार्टियों ने अमली जामा नहीं पहनाया। कारण राजनीतिक दलों का अपना निजी स्वार्थ था। यह भी कह सकते हैं वे सभी राजनीतिक दल अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण का एक कारण यह है कि भारतीय समाज का सबसे बड़ा तबका, जिसको हम बहुतायत तबका कह सकते हैं, जो गांव व देहात में रहता है, वह मानसिक और आर्थिक कारणों से बेहद पिछड़ा हुआ है। यह तबका जाति और क्षेत्रवाद के लुभावने जंजाल में फंस जाता है। राजनीतिक पार्टियां भी इसका बखूबी इस्तेमाल करती हैं और अपने हिसाब से फायदा भी उठाती हैं। वर्तमान में हम कह सकते हैं आम जनता अपराधी नेताओं में रॉबिनहुड की छवि देखने लगी है। आम नागरिक जिसे कानून के द्वारा कोई मामला सुलझाने में दशकों लग जाता है, वहीं इसके उलट अपराधी नेताओं द्वारा कुछ रकम खर्च करके कुछ एक दिनों या कुछ घंटों में ऐसे मामले निपटा लेते हैं। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उच्च पदों पर बैठे हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग भी स्वार्थवश इनका पूरा सहयोग करते हैं। यह भारतीय जनमानस के लिए सोचने का विषय है कि इन अनपढ़, गंवार, जाहिल अपराधी नेताओं को अपने रसूख के कारण हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आसानी से जमानत मिल जाता है। हम कह सकते हैं अपने धनबल के कारण बड़े बड़े वकीलों की फौज ये इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम कुछ तट मूल बातों पर चर्चा करते हैं। जब एक आम नागरिक का बेटा या बेटी किसी सरकारी विभाग में चयनित किया जाता है तो स्थानीय थाने की पुलिस अभ्यर्थी के घर पर वेरिफिकेशन के लिए आती है। वह इस बात की तस्दीक करती है कि चयनित अभ्यर्थी के ऊपर कोई आपराधिक केस तो नहीं दर्ज है। अगर उस पर कोई केस दर्ज होता है तो वह उस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। आज का पढ़ा लिखा तबका जब किसी सरकारी उपक्रम के लिए आवेदन करता है तो उसकी योग्यता का एक मापदंड निर्धारित होता है कि वह इन शर्तों को पूरा करता है, तभी वह उसमें शामिल हो सकता है। वह पद क्लर्क का हो या किसी अधिकारी का, बाकायदा उसकी लिखित परीक्षा होती है। बाद में चयनित अभ्यर्थी का इंटरव्यू भी लिया जाता है। जब यह मापदंड आम नागरिक पर लागू होता है तो इन चुनाव लड़ने वाले नेताओं पर लागू क्यों नहीं होता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस दिन को हम भारतीय समाज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रदेश सरकार ने जिस तरह से पंचायत चुनावों में शैक्षिक योग्यता निर्धारित की है वह स्वागत योग्य है। अब वक्त आ गया है कि इसी प्रकार लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भी शैक्षिक योग्यता
तय होनी चाहिए। जब हमारा चयनित नेता किसी मंत्री पद पर आसीन होता है तब उसे इस बात की योग्यता होनी चाहिए कि वह उस मंत्रालय के अनुरूप है और विभागीय विषय में वह निपुण है, तभी वह जनता के हित में न्याय संगत परिवर्तन ला सकेगा। यह एक विडंबना ही है कि हमारे संविधान में एक एमएलए और एमपी के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं अंकित है। अंत में भारतीय समाज के लोगों से मात्र मैं इतना कहूंगा, उठो और आगे की ओर बढ़ो। दुनिया के साथ देश को भी बदलना होगा। जात पात वर्गवाद से उठकर देश हित में सोचना होगा। हम कह सकते हैं हर जात और वर्ग में शोषित और वंचित लोग हैं। राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, अल्पसंख्यकवाद से ऊपर उठकर हमें साफ सुथरे लोगों को राजनीति में प्राथमिकता देनी होगी। राजनीतिक दलों द्वारा क्षणिक लाभ का झुंझुना जो जनता में बांटा जाता है, इस प्रलोभन से हटकर सोचना होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन आंदोलन चलाया था। गांव-गांव सुदूर इलाकों में आम जनता में स्वतंत्रता का मूल मंत्र दिया था। ऐसा भी कह सकते हैं, पराधीन सपनों सुख नाही। हर भारतीय की समस्या एक ही है, जात वर्ग से उठकर हमें एकजुट होने की जरूरत है। खासकर बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए। हम सब भारतीय हैं, हमारे सुख दुख एक हैं। हमारे आसपास जो भी शोषित वंचित तबका है उसे अच्छे बुरे की पहचान करानी होगी। राजनीतिक दलों के लुभावने बहकावों से उन्हें दूर करना होगा। क्षेत्र का जो भी पढ़ा लिखा साफ सुथरा व्यक्ति चुनाव में है उसे खुले मन से सपोर्ट करें। अगर ऐसा हुआ तो आगे की राजनीति में सेवा भाव व नैतिक व्यक्तियों का उदय होगा, जो आगे हमारी आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दे सकेंगे। हमारे देश की क्षमताएं अनंत हैं, जरूरत है सही लीडरशिप की। सरकारों को हम चुनते हैं, उन्हें चुनने का अधिकार हम भारतीयों को है। जरूरत है हम अपने वोटों की कीमत को समझें। राजनीति सेवा भाव के लिए है, लेकिन इसके उलट हम देखते हैं कि आज की वर्तमान परिस्थिति में हमारे जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और जो भी नेता हैं वो जनता के ही पैसों पर ऐश करते हैं और आम आदमी को मूर्ख बनाते हैं। एक वक्त भारतीय राजनीति का वह भी था जब तनिक सी लापरवाही पर राजनेता अपने अपने पद से त्यागपत्र दे देते थे। अंत में इतना ही आप लोगों से कहूंगा, हम सब भारतीय एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। आम जनता आपस में संवाद करे, अपनी मूल आवश्यकताओं पर ध्यान दें। हर वंचित को शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए। कृषक समाज को उसकी उपज का सही कीमत मिलना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हर भारतीय नागरिक को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा होता है तो वंचित तबका जो मानसिक रूप से पिछड़ा है, शिक्षा का अधिकार मिलते ही अपने हित अहित की पहचान कर पाएगा और शोषण से बच पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राथमिक स्कूली शिक्षण में ही संविधान की मूल बातों को बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ी जागरूक हो सके, अपने अधिकारों को जान सके, ताकि इस भ्रम को तोड़ सके। कानून पर बड़े लोगों का राज है, जबकि कानून शोषित वंचित लोगों पर राज करता है। नमस्कार। प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ।